वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में अगला एक नामदेव माली दिया हुआ है। तो नामदेव माली मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लिखी हुई एक किताब का एक हिस्सा है। तो अभी मैं इसमें बताऊंगा, इनके बारे में पहले देख लेते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में, उसके बाद नामदेव माली का खुलासा देखेंगे। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग पूरी क्लास देखें। मौलवी अब्दुल हक नाम अगर देखा जाए तो नाम अब्दुल हक था, लेकिन मौलवी अब्दुल हक के नाम से ये मशहूर हुए। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक 20 अप्रैल 1870 को, कब? 20 अप्रैल 1870 को हापुड़ ज़िले मेरठ में पैदा हुए थे। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप हमारे ख्याल से, अगर मैं कहूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते चलिए। वैसे क्लास बार बार देखेंगे तो आपका तैयार होगा, लेकिन लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो वहीं पर अगर अगला पॉइंट देखें हम कि मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल 16 अगस्त, यहीं पर आप ध्यान दीजिए कि पैदाइश 20 अप्रैल 1870, लेकिन इंतकाल 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कहाँ? कराची में हुआ था। पैदा कहाँ हुए थे? हापुड़ ज़िला मेरठ में पैदा हुए थे ये, लेकिन इनका इंतकाल कराची में हुआ था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक के बुजुर्ग हापुड़ के हिंदू कास्ट थे। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक के बुजुर्ग हापुड़ के हिंदू कायस्थ थे। कायस्थ एक जाति होती है, तो कायस्थ जाति के थे हिंदू में। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक के बुजुर्ग लोग जो थे वो हिंदू कायस्थ जाति के थे। अगला पॉइंट देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में कॉलेज है, आप लोगों ने सुना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से अब उसको जाना जाता है। से बीए 1895 में किया। बीए कब किया? 1895। कहाँ से किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। लेकिन उस समय शायद इसको बोला जा रहा था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है साथियों, तो अगला पॉइंट देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने रियासत हैदराबाद के, फिर से इसको पढ़िए, एक एक चीज़ समझते हुए चलिए, कि मौलवी अब्दुल हक ने रियासत हैदराबाद के मोअत्तमद माल नवाब मोहसिनुल मुल्क के प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से मुलाजिमत का आगाज़ 1895 में किया था। जब इन्होंने बीए किया तभी से, यानी कि बीए इन्होंने 95 में किया था, और तभी से मौलवी अब्दुल हक ने रियासत हैदराबाद के मोअत्तमद माल नवाब मोहसिनुल मुल्क के प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से मुलाजिमत का आगाज़ 1895 ईस्वी में शुरू किया। अगला पॉइंट है वहीं पर कि मौलवी अब्दुल हक ने हैदराबाद के कमांडेंट इन चीफ नवाब अफसर जंग की पेशकश पर मदरसा आसफिया की सदर मुदर्रिसी और रिसाला अफसर की इदारात कबूल की थी। फिर से ये लाइन पढ़िए, हमारी आदत है कि हम बड़ी लाइन को 2-3 बार पढ़ते हैं, तो फिर से पढ़िए कि मौलवी अब्दुल हक ने हैदराबाद के कमांडेंट इन चीफ नवाब अफसर जंग की पेशकश पर मदरसा आसफिया की सदर मुदर्रिसी और रिसाला अफसर की इदारत कबूल की थी। ठीक, अगला पॉइंट है। मौलवी अब्दुल हक अलीगढ़ कॉलेज के पहले तालिब इल्म थे जिन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ कॉलेज यूनिफॉर्म पहना था। अलीगढ़ कॉलेज यूनिफॉर्म पहना था। अब कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हज़ारों बच्चे रहते हैं, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म, जो कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म एक ड्रेस होता है, तो जिन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ कॉलेज यूनिफॉर्म पहना था, इन्होंने सबसे पहले यूनिफॉर्म पहना था। क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा पूछ सकता है वो, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो अगला पॉइंट है कि मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू
ध्यान में रखिएगा, अंजुमन तरक्की उर्दू, कंफ्यूज मत होइएगा। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी 1911 में मुकर्रर हुए थे। अब इतना ही ध्यान रखिए कि अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी 1911 में मुकर्रर हुए थे। दुनिया भर की चीज़ें मत पढ़िए, ठीक है। यही है महत्वपूर्ण, यही है अहम। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी 1911 में मुकर्रर हुए थे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब्दुल हक के सेक्रेटरी मुकर्रर होने के वक्त अंजुमन का दफ्तर अलीगढ़ से औरंगाबाद, ठीक, अलीगढ़ से औरंगाबाद हो गया। तो अगला लाइन है, याद रहे कि ऑल इंडिया या मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। ध्यान रखिए कि अच्छे जो लाइन आपको दिखे उसको कई बार पढ़ें आप। याद रहे कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत 1903 ईस्वी में एक इल्मी शोबा कायम किया था जिसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू था। इस लाइन को फिर से आप पढ़ें, मेरी गुजारिश है कि इस लाइन को 1-2 बार और पढ़ें। याद रहे कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत 1903 में एक इल्मी शोबा कायम किया गया था जिसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू था। तो अगला पॉइंट है कि मौलवी अब्दुल हक से पहले शुबली नैमानी, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी और अजीज़ मिर्ज़ा अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक से पहले शुबली नैमानी, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी और अजीज़ मिर्ज़ा अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रह चुके थे 3 लोग। कौन कौन? शिबली नैमानी, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी और अजीज़ मिर्ज़ा, ये 3 लोग पहले रह चुके थे। तो मौलवी अब्दुल हक कौन से नंबर के हुए? चौथे नंबर के हुए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखा करिए। तो अगला पॉइंट है, मौलवी अब्दुल हक 1917 ईस्वी में, मौलवी अब्दुल हक, एक बार फिर से पढ़ लें, मौलवी अब्दुल हक 1917 ईस्वी में दारुल तर्जुमा के पहले नाजिम मुकर्रर किए गए, ठीक, 1917 ईस्वी में। इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर लाइन में क्वेश्चन है, आप सभी लोग बड़े हैं जानते होंगे। तो अगला पॉइंट है, मौलवी अब्दुल हक को जामिया एतमानिया की प्रोफेसर शुब और शोबा उर्दू की सदारत 1930 में तफवीज़ की गई थी। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है साथियों कि हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर एक आध लोग भी जुड़ा करेंगे, 2-4 लोग जुड़ा करेंगे तो उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करे ही हैं, प्लस आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन लोगों को भी जानकारी मिल पाए और हमारा चैनल साथ ही साथ थोड़ा सा और ग्रो हो, आगे बढ़े। तो आप लोगों से यही गुजारिश है जो आप लोग कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करते हैं साथियों। साथ ही साथ कमेंट किया करें, लाइक किया करें, ठीक है साथियों। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मौलवी अब्दुल हक सरकारी मुलाजिमत से 1936 ईस्वी में, सरकारी मुलाजिमत से 1936 ईस्वी में सबक दोष होकर, ठीक, कली तौर पर अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता हो गए थे। 1936 ईस्वी में ये सरकारी मुलाजिमत से फुर्सत पाकर ये कहाँ चले गए थे? अंजुमन तरक्की पसंद से जुड़ गए थे, अंजुमन तरक्की उर्दू से जुड़ गए थे। तो अगला पॉइंट है, अक्टूबर 1936 ईस्वी में अलीगढ़ में मनक़द होने वाले ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस के तजवीज़ के मुताबिक अंजुमन तरक्की उर्दू का मरकज़ी दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल किया गया था, ठीक। तो ये चीज़ तो ज़रा ध्यान में रखिएगा कि इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लीजिए। अक्टूबर 1936 ईस्वी में अलीगढ़ में
मुनक्किद होने वाले ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस के तजवीज़ के मुताबिक अंजुमन तरक्की उर्दू का मरकज़ी दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल किया गया था 1936 में। कहाँ से? औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल किया गया था। ठीक, तो इसी के साथ अगला पॉइंट पे चलते हैं हम। मौलवी अब्दुल हक ने तकसीम हिंद के बाद कराची हिजरत करके चले गए थे। तकसीम हिंद के बाद पूछा जा सकता है कि मौलवी अब्दुल हक कराची कब हिजरत कर गए, तो तकसीम हिंद के बाद हिजरत कर गए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मौलवी अब्दुल हक तकसीम हिंद के बाद कहाँ चले गए, तो तकसीम हिंद के बाद कहाँ चले गए? कराची। ठीक है, तो इसी के साथ अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज पे, तो अगला पेज है, पहला लाइन पढ़ेंगे आप लोग कि जो है मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब, ये तो आप लोग जानते हैं कि बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है मौलवी अब्दुल हक को, लेकिन ये जो खिताब है इनका कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये आप पढ़िए कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने 1935 ईस्वी में दिया था। ये है महत्वपूर्ण, बाबाए उर्दू। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गया कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, लेकिन किसने खिताब दिया था, कहाँ दिया था? तो जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने 1935 ईस्वी में ये खिताब मौलवी अब्दुल हक को दिया था। तो इसी के साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं। मौलवी अब्दुल हक को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ात बराए हुस्न कारकर्दगी मार्च 1959 को अता किया था। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सदारती इजाज़ात बराए हुस्न कारकर्दगी मार्च 1959 को अता किया था। तो अगला पॉइंट है, कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है। अब ये तो ज़रूर पूछा जाएगा कि इनके बारे में किसने क्या कहा, तो कलीमुद्दीन अहमद क्या कहते हैं? इन्होंने लिखा है कि अब्दुल हक शायरी की माहियत और इसके मकसद से बेगाना है। ये लाइन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है, तो ये लाइन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है, तो कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि अब्दुल हक शायरी की माहियत और उसके मकसद से बेगाना है, कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि मौलवी अब्दुल हक के कारनामे, इन्होंने क्या क्या किया मौलवी अब्दुल हक ने, ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है। अब जब मौलवी अब्दुल हक के बारे में पढ़ा ही जा रहा है तो ये भी तो जानना ज़रूरी है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या किया है अपनी ज़िंदगी में। तो ऊपर हेडिंग है कि मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़, क्या क्या इन्होंने तसनीफ़ की है। तो पहला अगर देखें तो मराठी ज़ुबान पर फ़ारसी का असर, दूसरा है मरहूम दिल्ली कॉलेज। ये एक एक चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जैसे बने तुरंत आपके दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये तो हमने मौलवी अब्दुल हक में पढ़ा था। कि पहला है मराठी ज़ुबान पर फ़ारसी का असर, दूसरा है मरहूम दिल्ली कॉलेज, तीसरा है सर सैयद अहमद ख़ान हालात व अफ़कार, चौथा है चंद हम असर, फिर पाँचवा है पॉइंट उर्दू की इब्तदाई नशोदुनमा में सोफियाए कराम का हिस्सा। अगला है नुसरती मुल्कुल शोराए बीजापुर, फिर अगला है खिताब अब्दुल हक, फिर अगला है मुकदमात अब्दुल हक, अगला है तनकीद अब्दुल हक, फिर अगला है चंद तनकीदात अब्दुल हक। देखिए कितना सारा लिखा हुआ है। उर्दू का इल्मिया, फिर है पाकिस्तान की कौमी व सरकारी ज़ुबान का मसला, फिर अगला है सर आगा खान की उर्दू नवाजी। तो सारे चीज़ आप क्लास को 2-3 बार देखिए साथियों, और पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको बहुत साफ सुनाई दे, इसलिए मैं बिल्कुल कैमरे के पास से बोल रहा हूँ।
मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। तो अगला है कि मौलवी अब्दुल हक की मुरत्तब किरदा किताबें, इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी, वो चीज़ें देख लीजिए। प्रश्न बन सकता है, किसी भी किताब पर पूछा जा सकता है। तो पहला है निकातुश्शोरा, बहुत ही मशहूर है। फिर दीवाने ताबा, फिर गुलशन इश्क। गुलशन इश्क तो कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये आप लोग भटक जाते हो, गुलशन इश्क लगा देते हो दूसरा, लेकिन ये मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ है। तो अगला पॉइंट है कुतुब मुश्तरी, ये किताबें लिखी हैं, ये ऊपर लिखा है ना किताबें, मुरत्तब करदा किताबें। तो कुतुब मुश्तरी, दीवान असर, तज़किरा रेख्ता गोया, फिर मुखज़न शोरा, फिर रियाजुल फसहा, फिर अक़द सरिया, फिर कहानी रानी केतकी और अवध भान। अवध भान। अगला पॉइंट है तज़किरा हिंदी, फिर है ख्वाबो ख़याल, अगला है चमनिस्तान शोरा, फिर अगला है ज़िक्र मीर, फिर अगला है मुखज़न निकात। बहुत सारी किताबें हैं। फिर कवायद उर्दू, फिर मेराजुल आशिकीन। मेराजुल आशिकीन, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मेराजुल आशिकीन। सबरस, सबरस, बागो बहार, पॉकेट अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी, गुलशन इश्क, ऊपर आप देख ही चुके हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, बहुत सारी देखिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, उर्दू में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। उर्दू अंग्रेज़ी डिक्शनरी, लुगत कबीर जिल्द अव्वल, इंतखाब कलाम मीर, दरियाए लताफ़त, कुल अजायब, इंतखाब दाग, उर्दू सर्फ वनखो, खितबात गारसा दतासी। ठीक है साथियों, तो अगले पे चलते हैं। अगले पे चलते हैं दी पापू लिविंगस्टन उर्दू डिक्शनरी, अफ़कार हाली, मुसद्दिस हाली। तो ये सब इतनी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, इनके द्वारा मुरत्तब की गई हैं। लिखी क्या, इनके द्वारा मुरत्तब की गई हैं ये सब किताबें। मौलवी अब्दुल हक के तसानीफ़ जो ऊपर हमने पढ़े थे, तो ये तो इनके खुद के तसानीफ़ हैं, लेकिन ये जो अब मौलवी अब्दुल हक की मुरत्तब की, इनके द्वारा, इनके ज़रिए मुरत्तब की गई जो किताबें हैं, वो सब हैं ये। तो मौलवी अब्दुल हक के बारे में आप लगभग सारी बातें जान चुके हैं। अब इनका जो नामदेव माली है, उसके बारे में चलते हैं खुलासे पर। नामदेव माली, तो नामदेव माली छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नामदेव माली, देखिए नामदेव माली जो है, एक जो है माली रहता है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं पहले, फिर अभी पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ लेते हैं। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद के बाग में माली था। ठीक, ये इसकी कहानी है कि नामदेव की, ये है कौन पहले ये जान लीजिए। तो मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद के बाग में माली था। पंचजात होने के बावजूद एक अच्छे इंसान की तमाम खूबियों से आरास्ता था। वो हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था और पौधों की देखभाल अपनी औलाद की तरह करता था। समझते चलिए, अगर किसी पौधे को कुछ हो जाता तो इसकी जान पर बनाती थी, बहुत परेशान होता था। किसी पौधे को अगर कुछ हो जाता था तो हर मुमकिन कोशिश करता था, पूरी कोशिश करता था कि पौधा सही हो जाए और इसे बचा लेता था। ठीक, नामदेव खुद भी साफ़ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को रखता था। बाग में रह रहकर इसे कई जड़ी बूटियों की भी पहचान हो चुकी थी। ठीक है, लिहाजा वो इन जड़ी बूटियों से इर्द गिर्द के देहात के बच्चों का मुफ्त इलाज भी कर दी। कितना अच्छा आदमी था नामदेव, इसीलिए तो नामदेव माली के बारे में बताया गया है। अच्छा आगे चलते हैं।
एक मर्तबा जब खुश्क साली की नौबत आ गई, बाग के तमाम माली परेशान थे, मगर नामदेव की जो नामदेव था किसी भी तरह से ये परेशान नहीं था। किसी भी तरह से दूरदराज की जो है दूरदराज किसी जो चूँकि उस समय खुश्क साली की नौबत आ गई थी, बहुत सारे माली जो भी थे वो सारे परेशान हो गए थे, लेकिन नामदेव परेशान नहीं हुआ था। क्यों? ये दूर दराज से किसी तरह जोहड़ से पानी लेकर ढूंढ कर पानी लेकर आता था और पौधों को देता था। यही वजह है कि इन दिनों पूरे बाग में सिर्फ नामदेव माली का चमन हरा भरा दिखाई देता था, क्योंकि ये मेहनत कश था, बहुत मेहनत करता था। पानी रहे चाहे ना रहे बहुत दूर चला जाता था और पानी भर भर कर लेकर आता था, पौधों को देता था। अच्छा, इसकी इस बेमसल कारगुजारी पर मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक ने इसको इनाम भी देना चाहा। मौलवी अब्दुल हक ने इसके इस कारगुजारी पर इनाम भी देना चाहा, मगर नामदेव ने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अपने बच्चों को भी कोई पालने के लिए इनाम लेता है, ये कहकर टाल दिया। उसने इनाम नहीं लिया। हालात अच्छे हों या बुरे हों, बच्चों को तो पालना ही पालना होता है, यही कहकर इसने टाल दिया। तो आगे बढ़ते हैं। नामदेव हर किसी से खुशदिली और खंदा पेशानी से मिलता था, मतलब बहुत खुशी से मिलता था, चाहे जिससे। बाग के दीगर माली सिगरेट बीड़ी के भी आदी थे, मगर नामदेव इस चीज़ से बहुत दूर दूर रहता था। न वो सिगरेट पीता, ना बीड़ी पीता, ना कुछ नशा बिल्कुल नहीं करता था। इस बाग में दीगर ममालिक से आला तालीम याफ्ता माली भी बुलवाए गए थे, ठीक, मगर नामदेव इन सबसे मुख्तलिफ था, इन सबसे अलग था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन काम से लगाव और सच्ची मेहनत की वजह से इसका काम जो है हमेशा सबसे अच्छा रहता था। जो मेहनत से करेगा भाई अपना काम, उसका अच्छा रहेगा ही। आगे चलते हैं। एक दिन वह हस्बे मामूल पूरी लगन और तन के साथ अपने काम में मसरूफ़ था कि कहीं से शहद की मक्खियों का एक झुंड समझ लीजिए आता है और दिखाई देता है आता हुआ। सब माली इधर उधर भाग कर छुप जाते हैं, मगर नामदेव को मालूम ही न था, उसको मालूम ही न चला कि जो है मौत इसके सर पर मंडरा रही है। मक्खियों ने बेचारे को इस कदर काटा कि वह बेदम हो गया। इसने अपने महदूद व मसाइल और अपनी सलाहियतों से हमेशा दूसरों की खिदमत ही की है। नामदेव के बारे में बता रहे हैं कि नामदेव ने अपने जो है पूरी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की खिदमत की है, और इस बिना पर देखा जाए तो नामदेव कमज़ाद होने के बावजूद नेक भी था और बड़ा इंसान भी था। ठीक, तो यही है नामदेव माली की नामदेव माली का खुलासा। तो आप लोग जो है इस खुलासे को देख लीजिए, वीडियो कई बार देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। नामदेव एक माली है जो बहुत ही मेहनत से अपना काम करता है, अपने बाग और अपने चमन का ख्याल रखता है। अपने शब्दों में अगर हम अपने शब्दों में कहें तो नामदेव माली एक बहुत ही मेहनती माली है, जो राबिया दौरानी औरंगाबाद के बाग में माली था, और वहाँ अपने चमन में ये सारे फूलों को, सारे पौधों को हरे भरा भरा रखता था। चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कहीं से भी दूर दराज से पानी लेकर आता था, पौधों को देता था। ठीक है, और इसका चमन हमेशा हरा भरा रहता था। बाज़ जो माली थे उनका चमन तो खुश्की की हालत में जो है मुरझा जाते थे, लेकिन हमेशा एक ही चमन साफ़ सुथरा और हरा भरा रहता था, वो था नामदेव माली का। अच्छा, ये हमेशा चूँकि जड़ी बूटियाँ जान गया था बाग में रहते रहते, तो हमेशा दूसरों की सहायता मदद करता था, और अगर बीमार पड़ जाता था कोई बच्चा दूर दराज का तो उसको ठीक करता था, इलाज करता था उसका। ठीक है, एक बार जो है ये अपने बाग में था तो तमाम माली थे, और उधर से एक मक्खियों की झुंड आ रही थी बहुत भारी। सारे माली देखकर भाग खड़े हुए, लेकिन ये जान नहीं पाया नामदेव, और आके मक्खियों ने इस कदर काटा तो बिल्कुल जो है ये बेदम हो गया। तो यही कहानी है छोटी सी।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। साथियों, हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें, आपसे यही एक गुजारिश है। और मैं हमेशा गुजारिश करता हूं आप लोगों से, आप लोग मेरी इस गुजारिश को मान लीजिए, शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, और दूर दराज के जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ लें, वो भी हमारे इस चैनल तक पहुँचें और हमारा चैनल भी थोड़ा बढ़े। यही आप लोगों से गुजारिश रहती है मेरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।